Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So in today's class, we will be going to discuss some of the very important questions of our polity section. So without any further ado, let's start our today's session. The very first question is regarding the current affairs. Global Slavery Index was in news. So which of the following organization releases this particular index? So it is Walk Free Foundation. थोड़ा आप दोनों साइड देखना, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स और वॉक फ्री फाउंडेशन, तो समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो हमको पता है 2022 में ही मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है. अच्छा, हु विल फॉर्म दीज न्यू मिनिस्ट्रीज? सो प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म सच न्यू मिनिस्ट्री ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु हेड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में. ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स of any kind. So such extreme statements. So there are two kinds of cooperatives: multi-state cooperatives and the state cooperatives. So when the cooperative societies, I think via 97th Amendment Act in part 9 A, B, I think C, when the cooperatives have been added in the constitution, then there are two kinds of societies, cooperative societies, that can be formed. And in the 7th schedule, the cooperatives has been kept in the state list, but the center can make the rules for the multi-state cooperative societies, the cooperative societies that are working in multiple states. सो तब आपका सेंटर बना सकता है. अंडरस्टूड? ओनली स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ एनी काइंड. भाई ये कहाँ गई? द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. सो बिल्कुल जो हमारे 7th शेड्यूल में है, द कोऑपरेटिव सब्जेक्ट हैज़ बिन पुट इन द स्टेट लिस्ट, सो इट इज़ द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स. सो 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पूछा गया. द एक्ट रिकोगनाइजेज ओनली द राइट्स टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट बट नॉट ओनरशिप ऑफ लैंड. तो भाई वो जो 4 हेक्टेयर का नंबर मेरे माइंड में आ रहा है वो कहाँ गया? दिस इज द ओनरशिप ऑफ लैंड ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कमिटीज़, ऐसे था. एंड द OTFDs, ऐसा ही कुछ टर्म था, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कमिटीज़. तो इन दोनों को मिलती हैं सारी राइट्स. अप टू 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड द ओनरशिप कैन बी प्रोवाइडेड टू सच कम्युनिटीज़. सो ये दिस इज इनकरेक्ट. द राइट्स अंडर द एक्ट कैन ओनली बी क्लेम्ड बाई मेंबर्स और कम्युनिटीज़ ऑफ STs. तो मैंने अभी तो बताया, फॉरेस्ट ट्रेडिशनल ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, ये तो ज़्यादातर SCs और STs हैं. सॉरी, STs ही हैं, SCs भी नहीं, STs हैं. बट अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कमिटीज़, कोई भी अगर आपके पूर्वज 75 years prior to 2005 are living in the forest, then you have all the rights under the Forest Rights Act. So the rights under the act can only be claimed by members of communities of ST. This is incorrect. The ग्राम पंचायत, तो भाई इस टर्म में बहुत आप कंफ्यूज हो जाओगे. द ग्राम सभा हैज़ द पावर टू इनिशिएट सच अ थिंग. ठीक है, टू द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स. तो ग्राम पंचायत आप जल्दी जल्दी देख के करेक्ट मत मार्क करके आ जाना. सो द करेक्ट इज डी. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वोटिंग राइट्स विद रेस्पेक्ट टू पोस्टल बैलेट पेपर्स. तो कौन कौन एलिजिबल है? मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इंडीड, दोज एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पोस्ट आउटसाइड इंडिया. बिल्कुल हाँ जी. नॉन रेसिडेंट इंडिया, देखिए ये नहीं है, मेरे घर में भी नॉन रेसिडेंट्स है बहुत सारे, तो ये बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छे से पता है. सो 1 and 2. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स डिड नॉट इंसर्ट एनी ऑफ द न्यू लैंग्वेज? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हमेशा ही. देखिए 21 + 71 कितना हो जाता है? 92. तो ये दो तीनों एक्ट हैं हमारे पास. These 3 amendment acts have inserted some of the languages. कौन कौन सी? इससे सिंधी,
इससे नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इससे BDSM। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है ना। इससे सिंधी, नमक और BDSM। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। सेवेंथ स्केड्यूल तो हमारा डील करता है द लिस्ट, द 3 लिस्ट। ये 3 लिस्ट कहाँ से ली गई हैं हमारे 1935 एक्ट से। एट्थ स्केड्यूल डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच आर 22 इन नंबर एंड इंग्लिश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। और क्या बताना है, बस इतना ही है। तो ये 42nd अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल द बैड प्रोविजंस रिगार्डिंग द इमरजेंसी you will find in 42nd, and all the good provisions you will find in 44th Amendment Act. In 44th Amendment Act, the word cabinet has been first time used. तो इससे पहले कैबिनेट नाम का टर्म या वर्ड ही नहीं थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 21st, 71st एंड 92nd, तो ये गलत हो गया। सोशल ऑडिट के बारे में पूछा गया है। डेफिनेशन यही वाली आप याद कर लेना, इट विल बी वेरी यूजफुल और हैंडी इन द मेंस। सोशल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ अ प्रोग्राम conducted with the active involvement of people and comparing official records with actual ground realities. तो 3 चीज़ हैं। What is social audit? It is an examination and assessment of a program. कौन कंडक्ट करता है? Conducted with the active involvement of people. Okay. और वो कैसे करते हैं? By comparing official records with the actual ground realities. जो ये नरेगा है अपने पास, मनरेगा स्कीम 2005 की, इसमें क्या बोलता है, रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ को whoever is seeking the work has to be given work, I think within 10 या 15 days, ऐसा ही कुछ, within 10 days, नहीं सॉरी 100 days employment, it will guarantee 100 days employment to the rural youth, understood। और 15 दिन अगर आप उसे वर्क नहीं दे पाए तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसकी सैलरी स्टार्ट करनी पड़ेगी 15 दिन बाद, ठीक है। तो ये टर्म देख लेना, ये टर्म में श्योर नहीं हूँ पर ऐसे ही आसपास है, ये टर्म में श्योर हूँ, ये टर्म श्योर है। और पहली बार यस, द सोशल ऑडिट हैज़ बिन गिवन अ लीगल स्टेटस इन द वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ मनरेगा, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 8th हमारा है कैग के बारे में। इसका आर्टिकल पता नहीं, एकदम से तो इंस्टिंक्ट 148 कह रहा है, पर आप देख लेना एक बार। ही इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कैग की पता है क्या है? पहले तो ये प्रेसिडेंट से चुने जाते हैं, ठीक है, और ये जो कैग की रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाती हैं, हु विल गिव इट टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इसको ले करती है। देन PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास इसको भेजा जाता है, वो स्क्रूटनाइज करती है, फिर वापस लेजिस्लेचर में आके अपोजिशन हल्ला बोल करती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो अपना कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ना, दिस पर्टिकुलर ऑफिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन द कैग ऑफ ब्रिटेन एंड कैग ऑफ इंडिया। तो आई थिंक ये अगला भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता हूँ इसके बारे में, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज़ कैग can't be represented in the houses of the parliament by any other member. CAG has to be present by himself, मतलब locus standi रूल है भाई, locus standi रूल आपने पढ़ा होगा, तो ये अप्लाई होता है CAG पे कि only CAG himself can represent itself in the houses of the parliament. He is ineligible to hold any office once he retires. तो ये बिल्कुल सही है। जो भी चीज़ों में आपको एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट पैदा करना है, उसको आप क्या करोगे, ये प्रोविज़न डालोगे। तो ये आपको प्रोविज़न मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस में, अंडरस्टूड। आई थिंक NHRC में भी आपको ये प्रोविजंस मिल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें ये वाला प्रोविज़न डाला गया। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आता है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, यस, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके तहत ये डाला गया ऑफिस। तो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इट इज़ इंडीड करेक्ट। हिज क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। द ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर
फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए माइनॉरिटीज़ है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में ही आता है ये, सो दिस इज इनकरेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट। पूछा गया हमारे पास जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, उसके बारे में पढ़ लीजिए। बहुत बड़े बड़ी स्टेटमेंट्स है। द एक्ट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 50%, नहीं जी 80% है ये, ठीक है। और ये याद ही करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं था ऐसा, बट ठीक है, एक बार हमको ऊपर ऊपर से देखना पड़ता है। फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, SIA सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इज मैंडेटरी अंडर द एक्ट टू एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। तो देखिए इसमें आप अपना दिमाग लगाइए, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, सो दिस इज इनकरेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स can amend the act after receiving the presidential assent. It is indeed correct. So this is incorrect. This is incorrect. This is correct. Only one is correct. अब देखिए कैग के बारे में फिर से पूछा गया, आप आर्टिकल देख लेना जाके, मेरे को तो 148 याद आ रहा है। इंडियन कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज डन, बट इन द यूके मनी कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैग। यस, यही हमारे पास सबसे बड़ी एक विडंबना है कि हमने ब्रिटिश से कैग का ऑफिस तो एक्वायर कर लिया है, बट द फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश कैग इज डिफरेंट फ्रॉम आर्स। In India, CAG is not a member of parliament, while in Britain, CAG is a member of parliament. It is indeed correct. So answer is this. President से elect होता है, holds office 6 years और 65 years. ये सारी चीज़ें हैं थोड़ी बारे में। इसके बाद कोई भी he is ineligible to hold any further office after retirement. तो ये सारी चीज़ें हैं। So ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। होप सो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं एक नई जोश और एक नई एनर्जी के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।